मैं शशि जी आपके पास थोड़ा, क्योंकि आप महाराष्ट्र की, मैं इसीलिए आपसे भी बात आज करना चाह रहा था कि थोड़ा महाराष्ट्र का पर्सपेक्टिव भी आप रखेंगे। ऑफ लेट हमने कई शोज किए और उसमें एक बात बार बार निकल के आ रही थी, जो कई लोगों का कहना यह था कि जो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो दैट इज ऑल्सो टसल। वो राजीव रंजन जी उसको बहुत बार कहते हैं, हिमांशु जी ने भी उसको कहीं कहीं छुआ था। वो एक थोड़ा गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र वाला फिनेंशियल कैपिटल को खींचने का भी हो रहा है कि गिफ्ट गिफ्ट सिटी बना दो, टैक्स हेवन बना दो, अहमदाबाद में से कुछ कुछ करा दो। वो एक चल रहा है इन सबके बीच। अच्छा, मैं वहां जरा संसद भवन की बात एक दर्शकों को बता दूं। अभिषेक जी, सबसे मुझे अजीब सी चीज लगी, पानी टपकना नहीं टपकने के अलावा इतने फैन फेयर के साथ उस संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लेकिन जो मानसून सत्र अभी 20 से है वो पुराने में ही बैठा जाएगा। तो फिर नए घर को इतना बनाने के लिए इतनी आफत, इतनी जल्दी क्या थी? मतलब कभी कभी मुझे नेताओं के साथ ये लगता है, इतने बड़े पद पे हम लोग को लगता है बड़े नेता, ऐसे देखो ये सब हम लोगों से भी छोटे हैं, जो बच्चे नहीं मचलते हैं कि मेरा किसी ने बताया है कि इसमें कोई वास्तु दोष है, इस ढंग से सत्ताधीशों को समझा दिया गया है। नहीं तो अब क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे वास्तु दोष को? मतलब ये तो मेरा कहना यह है कि मैं एक छोटी सी चीज बता के आपके पास शशि जी आ रहा हूं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो जो बर्थडे में केक में मोमबत्ती लगती है तो वो आके जल्दी से बुझा देता है, बजाय जिसके उसका सुनता ही नहीं, वो जल्दी आगे बुझा देगा। तो ये वही है कि जल्दी से आगे हमने कर दिया, ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ। क्या है? खैर संतोष जी, ज्यादा स्पेसिफिक ये है, आकार पटेल ने उस डॉक्यूमेंट्री में साफ साफ लिखा है, बोला है, राइज ऑफ अडानी इज लिंक्ड विद राइज ऑफ मोदी। और उसने एक टाइमलाइन दी है कि 87 में मोदी, 85 में मोदी जी आए, 1893 में उन्होंने इनकॉर्पोरेट की, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा बात उसमें कही गई है क्रॉनिक कैपिटलिज्म की, बिकॉज ऑफ सच बिजनेसमैन। ये जो हिंदुस्तान में जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो गया ना, कि अगर आप उनको जानते हैं, आप उनको वो हैं, तो सरकार पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको, क्या ये सब बातें भी इंटरनेशनली जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो ये सब भी माने रखते हैं। और दूसरी बात, वो जो महाराष्ट्र और गुजरात का एक थोड़ा खींचतान चल रही है प्रोजेक्ट्स को लेके, जबकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन है। इस दोनों पे जरा आपका एक टिप्पणी ले लो। नमस्कार। नहीं, गुजरात का विकास होने को लेकर महाराष्ट्र में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि पश्चिम भारत, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात, पूंजीवादी विकास का गढ़ रहा है। और मुंबई से लेकर अहमदाबाद का जो बेल्ट है वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर इस मामले में लगातार बढ़ते रहा है। तो एक 91 के बाद का न्यू लिबरल फेज में एक कंपटीशन आ जाना स्वाभाविक है, तो वो कंपटीशन आ रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ जाती है कि हड़बड़ी में आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हो और आप चलाते नहीं हो और उठा के भगा रहे हो। बात ऐसी है, अगर मान लो किसी एक जगह पे एक प्रोजेक्ट आ जाता है तो देश के भीतर ही एक राज्य में आ रहा है ना, वहां से उठा के आप दूसरे राज्य में ले जाओगे, फिर वहां भी आप नहीं लगाओगे, फिर तीसरे राज्य में अगर चुनाव है तो वहां नहीं अनाउंसमेंट करोगे। तो कुल मिलाकर ये ऐसा हो गया ना, जैसे आपने अभी मजाक में कहा कि संसद भवन का उद्घाटन तो कर दिया, पानी टपक रहा है नहीं टपक रहा मालूम नहीं, लेकिन आप उसमें रहने नहीं जाओगे। तो घर बनाएंगे, घर में रहोगे नहीं, घर बनाने का अनाउंसमेंट करोगे, घर का आता पता रहेगा नहीं, जमीन का आता पता रहेगा नहीं। कुछ ऐसी स्थिति हो रही है। तो महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिकली परसेप्शन के लेवल पर तो ऐसा है कि हिस्टोरिकली मुंबई महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, और मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात बनते समय मुंबई को लेकर खींचतान रही है। और महाराष्ट्र के नेन्यू में, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड बोल दीजिए, एक सटल लेवल पर, मानसिकता के स्तर पर बोलिए, हमेशा एक रहा है कि मुंबई को गुजरात तोड़ना चाहता है। और अभी क्या हो गया है कि जब से मोदी शाह इनकी सत्ता आई है केंद्र में, और महाराष्ट्र में भी एक लगातार 5 साल की एक कंटिन्यूस सरकार हमने देखी है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र के हित के हैं या महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट का जो भी माहौल है उस माहौल में बैठने वाले हैं, उन प्रोजेक्ट्स को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। और कई सारे जो प्रोजेक्ट्स है जो महाराष्ट्र के हित के नहीं है, यहाँ के पर्यावरण के हित के नहीं है, उनको यहाँ पर थोपा जा रहा है।
उदाहरण मैं दे दूंगा, जैसे देखिए आप फाइनेंशियल सेक्टर्स को लेकर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का एक सेंटर बीकेसी में खड़ा हो रहा था इंटरनेशनल का, आपने वो गांधीनगर शिफ्ट कर दिया, गुजरात में शिफ्ट कर दिया, और उसके नीचे बोल दिया कि बुलेट ट्रेन का अंडरग्राउंड स्टेशन आ जाएगा, तो आपने वो प्रोजेक्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली हटा ही दिया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जिसके खिलाफ हम लोग, हमारे आदिवासियों के बीच में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी जरूरत आदिवासियों को नहीं है, उनके जंगल जाएंगे, जमीन जाएगी, सब जाएगा, वो किसके हित में चल रही है? वो भारतीय रेल या सामान्य आदमी के हिसाब से नहीं चल रही, वो अल्टीमेटली वो बनाने और गुजरात के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप कर रहे हो। डायमंड इंडस्ट्री आप ग्रेजुअली शिफ्ट कर दिए हो गुजरात में, मुंबई में नहीं है अभी वो डायमंड इंडस्ट्री जो पहले हुआ करती थी। तो एक एक करके आप देखेंगे कि एक एक सेक्टर ग्रेजुअली महाराष्ट्र से लेकर मुंबई से बाहर शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये आपका चिप का बहुत जरूरी रहता है, सेमीकंडक्टर के लिए। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में पुणे और औरंगाबाद, ये दो जो ऐसे है कि ऑटो हब के रूप में डेवलप हुए, वहाँ एंसिलरी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, उस एंगल से ये चिप्स बनना चाहिए या सेमीकंडक्टर की कोई इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ये एक अप्रोच था। आप उसको भी आपने उठा के फॉक्सकॉन का जो डील था वो गुजरात ले गए, और जिसके अभी डिटेल में बात यहाँ पर साथी ने, हिमांशु जी ने रखी है, तो उसके मैं दोबारा रिपीटेशन में नहीं जाऊंगा, वो वर्कआउट नहीं हुआ। जो खतरनाक या पर्यावरण की दृष्टि से और महाराष्ट्र के मराठी आदमी के या यहाँ के स्थानीय लोगों के हित के विरोधी जो प्रोजेक्ट्स है वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे, ऐसी भावना महाराष्ट्र में आ चुकी है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कोकण में, रत्नागिरी जिले में बारसू में ला रहे। पहले वो नानार में था, अभी वो वहीं 25-30 किलोमीटर के दायरे में बारसू में लादा जा रहा है, जिसके खिलाफ वहाँ के लोग लड़ रहे। कोकण का पूरा इलाका उसके खिलाफ लड़ रहा है, और कोकण और महाराष्ट्र के पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उस रिफाइनरी के पक्ष में। क्यों? 3.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो दिखा रहे, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसा वो बता रहे। अब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पहले से जामनगर में है, गुजरात में है, रिलायंस की है। अब जामनगर में अगर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी ऑलरेडी अगर गुजरात में जामनगर में स्थापित है और वो रिलायंस की है, तो उसी तर्ज पर ये रिफाइनरी भी उस इलाके में क्यों नहीं शिफ्ट की जा सकती? अगर आपको रिफाइनरी चाहिए तो, और अगर आपको गुजरात का हित रखना है तो वहां क्यों नहीं लेके जा रहे? आप कोकण का पर्यावरण खराब करने वाला, कोकण के लोगों का रोजगार छीनने वाला रिफाइनरी आप यहाँ क्यों थोपे जा रहे हो? ऐसे कई सारे सवाल है। दूसरा, जैसे ये गुजरात के पोर्ट्स का इशू है अदानी का, तो हमारे यहाँ भी वार्ड 1 पोर्ट ला रहे, क्योंकि वहाँ सिल्टिंग ज्यादा हो रहा है, उसको खर्चा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट करा दो। तो कुल मिलाकर ऐसा देखा जा रहा है कि पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के हित के अनुसार सरकारें निर्णय लेती जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र का अपना हित, राज्य का अपना हित देखा नहीं जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात मुझे जो लग रही है, जिसके तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ने क्या कर दिया है कि सभी राज्यों के बीच में अनहेल्दी कंपटीशन बना दिए। तो आप जो है ना, एक जैसे हमने पाकिस्तान से कोई प्रोजेक्ट खींच लिया, इस स्टाइल में हम लोग प्रोजेक्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में खींचा जा रहा है, और उसको विक्ट्री कार्ड के रूप में दिखाया जाता है या विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है। मतलब महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट आया तो महाराष्ट्र जैसे डूब ही गया, तो विक्टिम के रूप में राज्यकर्ता बताना शुरू कर देते। गुजरात में एमओयू साइन हो गया तो गुजरात में जैसे बहुत बड़ा हमने जीत हासिल कर ली, इस तरह से, इस प्रकार से देखा जाता है। ये पूरी तरह से गलत है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये फॉक्सकॉन के कॉन्टेक्स्ट में पिछले महीने, पिछले साल फॉक्सकॉन डील गई तो बहुत हल्ला गुल्ला हो गया था महाराष्ट्र में, बहुत लोगों ने टीका टिप्पणी की। पिछले महीने एक रिपोर्ट आ गया और उसमें कहा गया कि भाई नहीं, महाराष्ट्र अभी नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट के मामले में, एफडीआई बहुत ज्यादा है, गुजरात से भी आगे निकल गया, और हमारे फडणवीस ने एकदम जोर से रख दिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस समय के, मतलब पिछले महीने के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे अजित पवार ने बोल दिया ये सब बकवास चीज है, आप कुछ भी बोलते रहते हो, इस पर व्हाइट पेपर लेके आओ। अब वही अजित पवार इस सरकार में अब चले गए। अब व्हाइट पेपर निकलेगा, रेड पेपर निकलेगा, ब्लैक पेपर निकलेगा, हमको मालूम नहीं, लेकिन उसमें से गंभीर मुद्दा ये है कि पूरे देश भर में जितनी भी पूंजी निवेश हो रहा है या जितने भी एमओयूज हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है या दावा किया जाता है,
तो संसद में आज एक व्हाइट पेपर इन्वेस्टमेंट्स पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब ख्याली पुला होता है। एक्चुअल में खिचड़ी क्या पक रही है कभी भी समझ में नहीं आता है। आंकड़े बड़े बड़े आ जाते हैं, उसकी सुर्खियां बड़ी बड़ी होती है और धरातल पर उतरती हुई चीजें नजर नहीं आती है, और जब वो आती भी है तो वो इतनी बौनी होती है तो उसका कुछ मतलब भी नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसे लग रहा है कि फॉक्सकॉन का ये जो डील कैंसिल हो गया, तो दूल्हा दुल्हन की शादी तो महाराष्ट्र रचाने के लिए तैयार था, लेकिन शादी का मंडप हम तो लगाए बैठे थे इधर, लेकिन यहाँ से उठ के वहां चला गया। अब वहां वो दुल्हन भी नहीं रही और दूल्हा भी नहीं रहा, सारे भाग गए। तो इस पर एक व्हाइट पेपर लाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं शशि सोनेवान जी और अभिषेक जी आपसे एक एक लाइन में जस्ट क्लोजिंग हो कि ये देश का, अजीज साहब को नहीं लगता है कि वी आर ओनली ऑन ऑप्टिक्स, जिसको हिमांशु जी बहुत यूज करते हैं, सिर्फ मार्केटिंग कंपनी हम लोग बन के रह गए हैं, जो कंटेंट है या जो तत्व है वो बहुत कम है। एक लाइन में इसकी सुधार की जरूरत कितनी जल्दी होगा, ये जरा आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सारा जो ऑप्टिक्स है अभी इसको बंद कर देना चाहिए। ये दिखावा बहुत चल रहा है, जैसे मोदी जी का डिग्री हमको पता नहीं है, वैसे ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कितने किसी को पता नहीं है। हमारा बजट में क्या प्रोविजन आ रहा है, कितना परसेंटेज हम लोग सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है इस प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, इसकी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में ढंग से आती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कमीशन, उसमें निकलने वाले जो 40-50 टका कमीशन मिलता है, उस पर ये सारा खेल चल रहा है और उसी पर सरकारें अभी बनने लगी है। हमारे यहाँ की महाराष्ट्र सरकार जो है, खोके सरकार, ये इसी प्रोजेक्ट्स के मिले हुए कमीशन के बेसिस पर बनी हुई है। ये हकीकत है, इसको कहीं ना कहीं अभी बदलना पड़ेगा। जी।